Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, the growth of nationalism to the US Civil War और American Civil War. Students, war अगर हम बात करें तो ये होता है दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ लें, अर्मेनिया अजरबैजान आपस में लड़ लें, या करंट केस में रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं. तो ये क्या होता है? वॉर, जहाँ पर दो कंट्री इन्वॉल्व होती हैं. पर यहाँ पर हमें पढ़ना है सिविल वॉर. तो सिविल वॉर क्या होता है बच्चा? जब एक ही कंट्री में रहने वाले लोग आपस में लड़ने लग जाएं तो इसे क्या कहते हैं? सिविल वॉर. जैसे हमारे इंडिया में ये नदर्न इंडिया है, ये सदर्न इंडिया है. नदर्न इंडिया के लोग किसी भी इशू पे, किसी भी बात पे अगर सदर्न इंडिया के लोगों से लड़ने लग जाए तो ये क्या होगा? सिविल वॉर. इंडियन सिविल वॉर की इंडिया में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं. ठीक है बात. तो ये जो अमेरिकन सिविल वॉर था, ये बेसिकली एक फाइट थी जिससे कि ज़्यादा स्टेटस मिल सके यूनियन को. यूनियन मतलब जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसे ज़्यादा स्टेटस मिलने लगे. द प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ब्लडीएस्ट वॉर था जो अब तक का अमेरिका में फाइट किया गया. सबसे ज़्यादा खून खराबा इसी वॉर में हुआ है. अब तक के वॉर जो भी हुए हैं अमेरिका में, सबसे ज़्यादा भयानक यही था. अब यहाँ पर बहुत प्यारी डेफिनेशन दे रखी है, यू हैव टू लर्न इट एज इट इज. सिविल वॉर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. सिविल वॉर वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसे रेस करते हैं सिविलियंस और सोसाइटीज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही जब सिविलियन सोसाइटीज कोई कॉन्फ्लिक्ट रेस करने लगे, इसे ही क्या कहेंगे? सिविल वॉर. अगर हम अमेरिकन हिस्ट्री की बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन नदर्न स्टेट्स, जिसे हम यूनियन कहते थे, और सदर्न स्टेट्स के बीच में. नदर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच में ये लड़ाई थी. कब से कब तक? 1861 टू 1865. कब से कब तक? 1861 टू 1865. फॉर्मिंग द कन्फेडरेसी इज जनरली नोन एज यूएस अमेरिकन सिविल वॉर. क्या बोला जाता था इसे? यूएस सिविल वॉर या अमेरिकन सिविल वॉर. दोनों ही स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट थे और दोनों का कॉमन बिलीफ था कि भैया हमारे पर्टिकुलर बाउंड्री के जो रूल्स लॉज बनाने का जो राइट हो वो हमारे पास हो. ठीक है बात. बोथ द स्टेट्स, नदर्न स्टेट सदर्न स्टेट, हैड कॉमन इंटरेस्ट. दोनों के कॉमन इंटरेस्ट थे एंड बिलीव दैट ईच वन शुड हैव राइट टू डिटरमाइन द लॉज. हमारे पास मतलब ईच वन, हर एक के पास राइट हो कि वो अपनी बॉर्डर्स में खुद के लॉज बनाए. They should not be forced to follow the rules and regulation of federal government. यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसने जो लॉज बना दिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करें, हम अपने लॉज खुद बनाएं, ऐसा डिमांड थी. ठीक है बात. They should not be forced to follow the rules and regulation of federal government. इन स्टेट्स का माना था कि हम पे वो रूल्स रेगुलेशन ना थोपे जाएं जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं. हमें फ्री छोड़ा जाए कि हम हमारी बॉर्डर्स के लिए खुद से लॉज बना लें. Until and unless it was absolutely necessary. जब तक हमें फोर्स ना किया जाए, जब तक कोई चीज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो जाए. अब हम देखेंगे बच्चा, तो इधर ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये सदर्न स्टेट्स हैं और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये यूनियन है ना, मतलब नदर्न पार्ट है जहाँ पर यूनियन है. अब बेटा देखो फोटोज इमेजेस तुम कितनी अच्छी भेजते हो. अब यहाँ पर क्या ही वीडियो बनाए कोई. ठीक है चलो. तो दे आर दीज कॉन्फ्लिक्ट सिंस अमेरिकन रिवोल्यूशन. जब अमेरिकन रिवोल्यूशन चल रहा था तब से ये कॉन्फ्लिक्ट थे. जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट थे. पर विद द पैसेज ऑफ टाइम्स ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बच्चा और बढ़ते ही जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे. मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, ये और ज़्यादा +1 होते जा रहे थे. और कई बार तो इतने इंटेंस हो गए कि आपस में इन लोगों ने मारपीट भी की. और ये लड़ाइयाँ इंटेंस और ज़्यादा तब हो जाती जब द राइट ऑफ द स्टेट्स वुड ऑफन कोलाइड कॉजिंग आर्ग्यूमेंट. जब स्टेट और यूनियन आपस में किसी भी बात को, किसी भी इशू को लेके कोलाइड करते, कॉजिंग आर्ग्यूमेंट्स. और आर्ग्यूमेंट्स आते किस बात के ऊपर आते बेटा? ओवर टैक्सेशन, इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स. भैया टैक्सेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, इंटरनल इम्प्रूवमेंट आप नहीं कर रहे हो, मिलिट्री को कैसे करेंगे, स्लेवरी क्या है, स्लेवरी मतलब गुलामी, मिलिट्री आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स. इन बातों पे, इश्यूज पे लड़ाइयाँ और बढ़ती गई. कॉजेस ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर. सिविल वॉर बहुत बड़ा था बच्चा. तो हम किसी एक दो इशू, किसी एक दो फैक्टर्स को लेके बोले हैं, उनको ब्लेम करने लगे कि इस वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं था. ये जो इश्यूज थे जिनकी वजह से सिविल वॉर हुआ
ये जो सिविल वॉर थे इसके कारण तो तब से बन रहे थे बच्चा, ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि ऐसा होगा ही। जब से कब से जब यूनाइटेड स्टेट्स बना था। ठीक है बात। द इश्यूज दैट कॉज द सिविल वॉर हैड बीन ब्रूइंग सिंस यूनाइटेड स्टेट्स वाज फॉर्म। बहुत सारे फैक्टर्स थे इस वॉर के लिए। इसमें जो मेजर था वो था स्लेवरी। येट स्लेवरी कैन नॉट बी ब्लेम फॉर ईदर फॉर द फॉलोइंग रीजन। स्लेवरी अकेले को आप ब्लेम नहीं कर सकते, और भी रीजंस रहे। तो स्लेवरी को क्यों नहीं बैन कर सकते, वो पहली बात सुनो। द इंटरेस्ट ऑफ नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स, द कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850, द स्लेवरी, द सक्सेशन ऑफ स्टेट। द इंटरेस्ट ऑफ द नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स, चलो दो सदर्न स्टेट्स थे वो लार्जली कंप्राइज्ड स्मॉल एंड लार्ज प्लांटेशन। ठीक है, जो सदर्न स्टेट्स थे वहाँ पर स्मॉल और लार्ज प्लांटेशन थे जो कॉटन ग्रो करते थे, विच वर लेबर इंटेंसिव। अगर आपको कॉटन को ग्रो करना है तो ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब आपको बहुत सारे लेबर लगेंगे। ठीक कोई बात, मतलब नंबर ऑफ लेबर्स इज रिक्वायर्ड मोर इन नंबर इन कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन कल्टीवेशन में। जो नॉर्थ था वो मोर था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वॉज मोर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक कॉटन टू क्रिएट फिनिश गुड्स, वो कॉटन का यूज़ करते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे और फिर उसको सप्लाई कर देते थे एमर्जिंग नेशंस में, एंटायर वर्ल्ड में। ठीक है। स्लेवरी हैड बीन एबलिश्ड इन नॉर्थ बट कंटिन्यूड इन साउथ। स्लेवरी को नॉर्थ में तो बैन कर दिया गया पर साउथ में चल ही रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए था इनएक्सपेंसिव लेबर। देखो गुलामों को आप एक बार खरीद लो, फिर कोई ज़रूरी नहीं है कुछ, बस आप उनको खाना देते जाओ, उतना खाना जिसमें वो आपके लिए रोज़ काम कर लें, 2 जोड़ी कपड़ा दे दो। इसके अलावा स्लेव्स की किसी नीड का ध्यान नहीं रखा जाता था। और अगर आप लेबर लगाएंगे तो लेबर आपको पेमेंट मांगेगी रोज़, है ना, एक टाइम से आएगी टाइम से जाएगी। पर गुलाम एक बार खरीद लिए तो वो काम करते रहेंगे। तो भैया इनएक्सपेंसिव लेबर के लिए जो साउथ में कॉटन कल्टीवेशन होता है उसमें चाहिए थे लेबर, तो इनएक्सपेंसिव लेबर के लिए स्लेवरी साउथ में कंटिन्यू रही। एज न्यू स्टेट्स वर एडेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, नए नए स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में जुड़ते गए, कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि वेदर दे वुड एडमिटेड एज स्लेव स्टेट्स और फ्री स्टेट्स। अब जो नए स्टेट्स ऐड हो रहे थे अब वो ऐड कैसे हो रहे हैं, स्लेव स्टेट्स की तरह कि फ्री स्टेट्स की तरह। ठीक है, वहाँ पर स्लेवरी रहेगी या वहाँ पर स्लेवरी एबलिश होगी, ये बात मेन थी स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेट्स जुड़ रहे थे उनके लिए। ठीक है बात। चलो, बोथ द ग्रुप्स फियर दैट अदर में गेन पावर। अब दोनों ही ग्रुप को, फ्री स्टेट्स हो या स्लेव स्टेट्स को, ऐसा लगता था कि अगर फ्री स्टेट ज़्यादा हो गए तो उनके पास ज़्यादा पावर होगी, स्लेव स्टेट्स ज़्यादा होंगे तो उनके पास पावर ज़्यादा होगी। If more slave states existed, for example, they would gain more power in the nation. तो पावर किसके पास आ जाएगी? उन लोगों के पास आ जाएगी, वो कंट्री की पॉलिटिक्स को रन करने लग जाएंगे। ऐसा मानना था कि देखो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जुड़ने वाले हो तो फ्री स्टेट की तरह जुड़ने वाले हो कि स्लेव स्टेट की तरह। स्लेव स्टेट ज़्यादा हो जाएंगे इसका मतलब उन लोगों की चलेगी, फ्री स्टेट ज़्यादा होंगे मतलब उन लोगों की चलेगी। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850s, जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ 1815 में, उसने हेल्प किया इस कॉन्फ्लिक्ट को टाइम बिंग रिजॉल्व करने में। दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। देयर हैड बीन 5 सच कॉम्प्रोमाइजेस आउट ऑफ विच 2 वर मोस्ट स्टिमुलेटिंग। 2 ज़्यादा स्टिमुलेटिंग थे, एक था मिजोरी कॉम्प्रोमाइज़ और दूसरा था फिग्यूटिव स्लेव ट्रेड। फिग्यूटिव स्लेव ट्रेड और मिजोरी कॉम्प्रोमाइज़, ये 2 ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हुए जो ज़्यादा स्टिमुलेटिंग थे। आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल? 5 में से ये 2 ज़्यादा स्टिमुलेटिंग, मिसौरी और फिग्यूटिव। मिसौरी कॉम्प्रोमाइज़ पढ़े। फर्स्ट था मिसौरी कॉम्प्रोमाइज़ दैट गेव द स्टेट्स अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू बी फ्री और स्लेव। मिसौरी कॉम्प्रोमाइज़ में क्या हुआ, स्टेट डिसाइड करेगा कि भैया वो फ्री स्टेट की तरह आएगा कि स्लेव स्टेट की तरह आएगा। विद द विद द कैंसास नेब्रास्का एक्ट 1854 में, कैंसास एंड नेब्रास्का वर गिवन लिबर्टी टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ। यहाँ पर कैंसास को और नेब्रास्का दोनों को बोल दिया कि तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, फ्री स्टेट रहना है, स्लेव स्टेट रहना है। वाइल नेब्रास्का वॉज फ्री स्टेट फ्रॉम द स्टार्ट, द प्रो एंड एंटी स्लेवरी फोर्सेज ट्रेवल टू कैंसास। नेब्रास्का क्या था बेटा, शुरू से ही फ्री स्टेट था, है ना। तो जो प्रो और एंटी स्लेवरी फोर्सेस थे वो कैंसास भी गए टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, कि वहाँ के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जाए। ओपन फाइट चालू हो गई दोनों के बीच में, जिससे ब्लीडिंग कैंसास कहा जाता था। अब देखो 1854 में
कैंसास और नेब्रास्का को क्या कहा गया, तुम फ्री हो, तुम्हें जो ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर लो। नेब्रास्का फ्री स्टेट था, तो यहाँ से क्या हुआ, जो प्रो और एंटी स्लेवरी फोर्सेस थे वो कहाँ गए, कैंसास में गए, और वो बोलने लगे कि कैंसास को या तो फ्री बनना चाहिए या स्लेवरी बनना चाहिए, और इनके बीच में हो गई लड़ाई शुरू। और इसको क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कैंसास। ये देखो यहाँ पर ब्लीडिंग कैंसास, द फर्स्ट फाइट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। सेकेंड था फिगेटिव स्लेव ट्रेड। तो जो सेकेंड कंट्रोवर्शियल एक्ट था वो था फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट, जिसने पावर दे दी स्लेव ऑनर्स को, फ्रीडम दे दी कि तुम ट्रैवल कर सकते हो नॉर्थ में भी कैप्चर करने के लिए। किसको कैप्चर करने के लिए, किसी भी स्लेव को। जो तुम्हारे सदर्न प्लांटेशन से अगर कोई स्लेव भाग के नदर्न पार्ट में चला गया है तो आप बिल्कुल, आपको राइट है, फ्रीडम है कि आप वहाँ जाएं और उसको पकड़ के वापस ले आएँ। दिस एक्ट वॉज यूजली क्रिटिसाइज बाय एंटी स्लेवरी फोर्सेज, और जो एंटी स्लेवरी फोर्सेज थी वो इस एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी कि ये तो गलत है, अगर वो भाग गया तो उसको वापस से लेके आने के लिए कोई, आप कैसे किसी को हेल्प कर सकते हो, ठीक हुई बात। तो फ्यूजिटिव एक्ट, स्लेव एक्ट में क्या था कि जो साउथ के जो प्लांटेशन ऑनर थे उनको कहा दिया गया था आप नॉर्थ में जाओ और आपका जो भी स्लेव भागा हुआ नॉर्थ में पहुंचा उसको पकड़ के ले आओ। स्लेवरी, स्लेवरी की बात करें बच्चा तो एट द बिगनिंग ऑफ 1860s की बिगनिंग तक 1 out of every 7 पीपल, हर 7 में से एक व्यक्ति ही जो था यूनाइटेड स्टेट्स में वो स्लेव ही था, गुलाम ही था। कहाँ पर, सदर्न प्लांटेशन में। बहुत बड़ी बात है, 1860s तक, 1860s की बिगिनिंग तक जो बच्चा हर 7 में से जो एक व्यक्ति था वो क्या ही था, स्लेव था। दे रिमेन इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और कॉटन क्लॉथ की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ये जो स्लेव्स थे बहुत डिमांड में थे। दे रिमेन्ड इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंट्रोड्यूस बाय कॉटन गिनरीज। कॉटन गिनरीज जब आ गई तो इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। एंड ग्रेटली आउट नंबर्ड द स्लेव ओनर्स देयर। और ये गिनरीज का मतलब क्या होता है बच्चा, कॉटन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है बात। तो दे रिमेन्ड इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंट्रोड्यूस बाय कॉटन गिनरीज। कॉटन जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण इनकी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस वजह से स्लेव ऑनर्स का नंबर भी बढ़ गया। अब बेटा ये जो स्लेव्स होते थे इन्हें हार्श वर्किंग कंडीशन को फेस करना पड़ता था, ये विक्टिम्स की तरह थे। एक तो हार्श वर्किंग कंडीशन, दूसरा पॉवर्टी, फिर इन्फेक्शियस डिसीज, एक बीमारी किसी व्यक्ति को लगती तो वो पूरे स्लेव्स को लग जाती। कॉज ड्यू टू अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन, इनकी जो लिविंग कंडीशन थी इतनी अनहाइजेनिक थी, एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो बाकी सब ने बीमार होना ही था। नेग्लेक्ट एंड सीवियर ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ मास्टर, जो मास्टर्स होते थे, जो गुलाम को खरीद के लाते थे, सपोज करो मैंने किसी को खरीदा तो मैं उसे बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट दूंगी, ठीक है। ना ही तो उसके रहने का सही इंतज़ाम करूँगी, ना ही तो उसको काम में कोई रियायत दूंगी। जैसे बीमार है तो हमने बोल दिया चलो आज काम मत करो, ऐसा नहीं, बीमार हो तब भी काम करो। उसे कोई मेडिकेशन नहीं देने वाली, बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन में वो रह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी स्लेव्स के साथ जो बहुत ही अमानवीय थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जो नदर्नर्स थे, मतलब जो नदर्न पार्ट में रहने वाले लोग थे, वो चाहते थे कि स्लेवरी को एंड कर दें साउथ में। दे वर कॉल्ड एबोलिशनिस्ट। अरे यार कैसे, एबोलिशनिस्ट क्या बोलेंगे इसको, एबोलिशन होता है ना ख़त्म करना, एबोलिशनिस्ट। तो ठीक है, जो नॉर्दर्नर्स थे उन्हें एबोलिशनिस्ट कहा गया क्योंकि स्लेवरी को एबोलिश करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। द साउथ फियर दैट नॉर्थ वुड एबोलिश स्लेवरी देयर बाय प्रमोटिंग स्कार्सिटी ऑफ लेबर। साउथ को डर था कि भैया अगर स्लेवरी ख़त्म कर दी गई तो लेबर की जो कमी होगी वो कहाँ से पूरी होगी। फॉर द गिनरीज मतलब जो कॉटन प्रोडक्शन हाउसेज है, इंडस्ट्री, वहाँ लेबर कहाँ से लाएंगे। द नॉर्थ ऑन द अदर हैंड वॉज अफ्रेड ऑफ द कंट्रोल ऑफ साउथ इन द न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टेट्स। और जो नॉर्थ था वहाँ के लोग वैसे डर रहे थे कि भैया जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टेट्स है वहाँ पर साउथ का कंट्रोल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जॉन ब्राउन एक एबोलिशनिस्ट थे, उन्होंने स्मॉल रिवोल्ट स्टार्ट किया हार्प्स फेरी में, जिससे उनकी जो वॉइस है वो रेज की जा सके अगेंस्ट स्लेवरी। पर इन्हें जल्दी ही हैंग्ड मतलब फांसी की सज़ा दे दी और उनकी रिवोल्ट को पूरी तरह सप्रेस कर लिया गया।
पर इनकी एक सक्सेस ने, इनके एक प्रयास ने स्पार्क्ड मतलब चिंगारी लगा दी, एक डिस्टर्बेंस, वायलेंस क्रिएट कर दिया ओवर स्लेवरी. अ फ्यू अदर एबोलिशनिस्ट टुक अप द टॉर्च फॉर द कॉज. और अब दूसरे एबोलिशनिस्ट आगे आए जॉन ब्राउन के बाद, जो हमेशा स्लेवरी को एबोलिश करने की बात करते रहे. नाउ द सेसेशन ऑफ द स्टेट्स. जो इलेक्शन हुआ है लिंकन का, द इलेक्शन ऑफ लिंकन was a threat to slavery and consequently to the state union. बच्चा, लिंकन का पॉलिटिक्स में आना और साथ ही साथ उनका पोजीशन होल्ड करना थ्रेट था स्लेवरी के लिए. फाइनली ये लिंकन ही होंगे जो स्लेवरी को ख़त्म करेंगे. दिस पर गेव बर्थ टू द सेसेशन ऑफ कन्फिडरेट्स. और इनके आने के बाद ही सेसेशन चालू हो गया किसका? कन्फिडरेट्स का. सेसेशन चालू हो गया कन्फिडरेट्स का. नियर द बिगिनिंग ऑफ द वॉर 11 सदर्न स्टेट्स seceded फ्रॉम द यूनियन. जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ 11 सदर्न स्टेट्स seceded फ्रॉम द यूनियन. 11 7 स्टेट्स ने यूनियन को छोड़ दिया और कन्फिडरेट स्टेट्स बना लिए, कन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका. समझ में आ गई बात? अब 11 सदर्न स्टेट्स क्या बोल रहे हैं? अब हमें नहीं रहना भैया यूनियन में, हम तो जा रहे हैं कन्फिडरेट स्टेट्स बनाएंगे. किसकी लीडरशिप में? जेफरसन डेविस की. जेफरसन डेविस की लीडरशिप में. ये हैं अब्राहम लिंकन. इनके आते ही सबको डर लग गया कि भाई अब क्या होगा, ये तो बिल्कुल एंटी स्लेवरी बातें करते हैं, स्लेवरी ख़त्म ही कर देंगे. तो जो 11 स्टेट्स थे वो टूट के सिसीड हो गए, टूट कर चले गए कहाँ पर? क्या बना दिया उन्होंने? कन्फिडरेट स्टेट्स. ये हैं जेफरसन डेविस. और जैसे ही ये सेसेशन होने लगा, सेसेशन मतलब टूट के अलग हो जाना, तो यहीं से डिसॉल्व होना चालू हो गया यूनियन का. सून आफ्टर द सेसेशन डिस्प्यूट्स ओवर फेडरल और स्टेट प्रॉपर्टी बिगेन. और जैसे ही ये सेसेशन हुआ एक नई लड़ाई चालू हो गई फेडरल और स्टेट प्रॉपर्टी पे, जिससे और वॉर के साइन आने लगे. जो स्टेट के राइट्स थे वो डायरेक्ट किसकी बात करने लगे? वॉर की. स्टेट्स राइट्स की बात जैसी होने लगी, समझो वॉर की बात हो रही है. Encouraging the secession of states. State rights were direct cause of the war, encouraging the secession of states and the direct start of gunfire at Fort Sumter. फोर्ट सुम्टर में सीधे गन फायर होने लगी. किसकी बात पे? स्टेट्स की राइट की बात कि अब हम यूनियन का नहीं मानेंगे, हमें स्टेट्स राइट चाहिए. और अब्राहम लिंकन बन गए प्रेसिडेंट अमेरिका के 1861 में. अप्रैल 12 1861 को जो कन्फिडरेट था फोर्सेस लेड द जनरल पीटी, तो पीटी बोरेगार्ड ने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी फोर्ट सुम्टर में साउथ कैरोलिना में. ठीक हुई बात? फिर से सुनो. अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने मार्च 1861 में. अप्रैल 12 1861 में जो कन्फिडरेट फोर्सेस थी जिनको लीड कर रहे थे पीटी बोरेगार्ड, उन्होंने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी फोर्ट सुम्टर में. साउथ कैरोलिना में है ये, है ना. और यहीं से अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट होता है. Thus the country was split over a number of reasons. और बहुत सारे रीजन्स को लेके कंट्री स्प्लिट होने लगी, टूटने लगी. बट मोस्ट ऑफ ऑल स्लेवरी एंड स्टेट्स राइट. स्लेवरी और दूसरा स्टेट के राइट, ये मेजर इश्यूज थे अब तक के पढ़ने में. हमें ऐसा लिखा क्या क्या? स्लेवरी एंड स्टेट्स राइट वर द मेजर रीजन्स फॉर द स्प्लिट एंड वॉर ऑफ यूनियन बिगेन. लिंकन लीडरशिप वॉज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द विक्ट्री ऑफ नॉर्थ. लिंकन की लीडरशिप एक ड्राइविंग फोर्स थी जिससे नॉर्थ ने साउथ को हरा दिया. नॉर्थ की जीत हुई, साउथ की हार हुई. ही वॉज टच्ड बाय द वास्ट ब्लडसेड. और ये जो इतना वास्ट ब्लडसेड हुआ, बैटल फील्ड ऑफ गेटिसबर्ग, जो बैटल फील्ड थी गेटिसबर्ग की, वहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ. और उस खून खराबे से लिंकन का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा टच कर गए वो उसको. ठीक है. और ये ब्लड शेड देख के इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ. जैसे अशोक को कलिंगबर्ग के बाद पछतावा था, ऐसे इनको भी बहुत पछतावा था. इन्होंने लोगों से अर्ज किया, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि भैया स्लेवरी को एबलिश कर दो. और इनकी फेमस स्पीच है गेटिसबर्ग स्पीच. सून आफ्टर द बैटल वॉज ओवर. जैसे ही बैटल ख़त्म हुआ, इनकी एक फेमस स्पीच थी गेटिसबर्ग स्पीच, वो आई और जिसमें इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ स्लेवरी को ख़त्म कर दो.
His emancipation proclamation in His emancipation proclamation in the year 1863 declared slavery illegal, और इनका 1863 में emancipation proclamation आया जिसमें इन्होंने स्लेवरी को इलीगल घोषित कर दिया इन द सदर्न स्टेट्स, रेजिंग द वॉर टू द। अब हम देखेंगे रोल लिंकन का इस वॉर में क्या था। जो अब्राहम लिंकन थे वो 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। जब इनको इलेक्ट किया गया, जब अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पीरियड चल रहा था, ठीक है, दोनों नॉर्थ और साउथ, दोनों स्टेट्स, टू स्टेट्स जो थे नॉर्थ और साउथ, ये बिल्कुल सिविल वॉर के लिए बिल्कुल रेडी थे। ये इनका फर्म कन्विक्शन था कि इन्होंने सेसेशन ऑफ साउथर्न स्टेट्स को क्या बोला, इलीगल बोला, और फिर वॉर हुआ और जिससे फेडरल यूनियन 1861 में बचाई जा चुकी। ही वॉज अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हु यूज्ड वर्ड्स स्पैरिंगली बट टू ग्रेट इफेक्ट। ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, अपने शब्दों का बिल्कुल अप्रोप्रिएट यूज़ करते थे और इस तरीके से यूज़ करते थे कि उसका इफेक्ट ज़्यादा आए। स्पैरिंगली का मतलब होता है बच्चा किफ़ायत से, प्रॉपर यूटिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से अपने वर्ड्स को यूटिलाइज करते थे। इनका जो गेटिसबर्ग एड्रेस था एंड एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था, वर डू नॉट अ मिलिट्री एक्शन, दोनों मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बट दे श्योरली कंट्रीब्यूटेड टू द चेंज इन द माइंडसेट एंड मोरल। इन्होंने देखो, अगर गेटिसबर्ग एड्रेस की बात करें, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात करें, तो ये मिलिट्री एक्शन नहीं थे, पर इन लोगों ने इन दोनों ही चीज़ों ने लोगों के दिमाग पे गहरा असर डाला, both both in the armed forces and the civilian population as well। सिविलियन पॉपुलेशन भी और आर्म्ड फोर्सेस भी, दोनों ने ही जब गेटिसबर्ग एड्रेस को सुना, एमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन को सुना, तो उनको लगा यार नहीं, सही बोल रहे हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हिल्ट का मतलब होता है द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड, यहाँ पर था हिल्ट, ये रहा हिल्ट। और स्पैरिंगली मतलब होता है टू यूज़ इन अ स्मॉल अमाउंट, इसको ही क्या बोलते हैं, किफ़ायत, जैसे मैंने बोला था ना इसका हिंदी किफ़ायत से। चलो, अब यहाँ पर मेजर बैटल्स लिखे हैं, उनका ड्यूरेशन लिखा है और विनिंग स्टेट लिखा है। फर्स्ट बैटल हुआ ऑफ बुल रन, वो हुआ जुलाई 21, 1861 में, लोकेशन थी वर्जीनिया, और यहाँ पर कौन जीता, कन्फिडरेट विक्ट्री, मतलब सदर्न पार्ट जीता। फिर बैटल ऑफ फोर्ट डॉन्सन हुआ, बैटल ऑफ फोर्ट डॉन्सन हुआ, ये फरवरी 11 से चला 16 तक, ठीक है। लोकेशन थी इसकी टेनेसी में, और यहाँ पर कौन जीता, यूनियन की विक्ट्री हुई, ठीक है। फिर सेकेंड बैटल ऑफ बुल रन हुआ, ये अगस्त 28 से 30 तक 1862 में ही चला। इसमें वर्जीनिया फिर से लोकेशन थी, फिर से कौन जीता, कन्फिडरेट विक्ट्री, ठीक है। देखो जरा, है ना, कन्फिडरेट पहला भी जीता और दूसरा भी जीता। फिर हुआ बैटल ऑफ एंटीटॉम, बैटल ऑफ एंटीटॉम, वो कब हुआ, सितंबर 16 से 18 तक। लोकेशन थी मैरीलैंड, कोई डिसिसिव विक्ट्री नहीं हुई, ना ही तो यूनियन जीता ना ही कन्फिडरेशन जीता। एंटाइटम, ठीक हुई बात। फिर बैटल ऑफ फ्रेडरिक्सबर्ग हुआ, बैटल ऑफ फ्रेडरिक्सबर्ग, ये दिसंबर 11 से 15 तक चला 1862 में। लोकेशन फिर वर्जीनिया थी और यहाँ पर भी कन्फिडरेट विक्ट्री। देन बैटल ऑफ चांसलरविले, बैटल ऑफ चांसलरविले, ये अप्रैल 30 से मई 6 तक चला, 1863 में हुआ। इसकी लोकेशन भी वर्जीनिया थी, यहाँ पर भी कन्फिडरेट की जीत हुई। अगर कन्फिडरेट ही जीतता रहा तो फिर फाइनली यूनियन अब्राहम लिंकन कैसे जीते। सीज ऑफ विक्सबर्ग, ये मई 18 से जुलाई 4 तक चला, मिसिसिपी में हुआ, यहाँ पर यूनियन जीता। गेटिसबर्ग जुलाई 1 से 3 तक चला 1863 में, लोकेशन थी पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर यूनियन विक्ट्री हुई। फिर बैटल ऑफ चिकमगुआ, ये सितंबर 18 से 20 तक चला 1863, लोकेशन थी जॉर्जिया, यहाँ पर फिर कन्फिडरेट विक्ट्री हुई। बैटल ऑफ स्पॉट्सविलेनिया, इसको एक बार गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देख लेना, स्पॉट्सविलेनिया, ठीक है। ये 8 मई से 21 मई तक चला 1864 में, वर्जीनिया, लोकेशन थी कन्फिडरेट विक्ट्री हुई।
फिर सावन्ना कैंपेन, ये लेट 1864 में हुआ। अटलांटा ऑफ सवन्ना में लड़ाई हो रही थी, यहाँ पर यूनियन जीता। फिर हुआ बैटल ऑफ अपोमोटैक्स अपोमेटॉक्स कोर्थहाउस, ये वर्जीनिया में हुआ अप्रैल 9 को, और यहाँ पर फाइनली यूनियन जीत गया। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, write in comment section.